हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 4th चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है स्टार्ट कर दिया था। इसका हमने एक वीडियो बना लिया था और उस वीडियो में हमने पढ़ा था मिक्स इकोनॉमी 5 ईयर प्लान्स जो है हमने स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो हमने फर्स्ट वीडियो में 5th 5 ईयर प्लान तक जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान तक जो है हमने खत्म कर दिया था, राइट। तो अभी बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ 5th 5 ईयर प्लान से। ओके, लेकिन जिसने भी हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उनके लिए बता दूं, मैंने फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है शेयर कर दिया है। ओके, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, चलिए गाइस ध्यान देते हैं। सो गाइस, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th 5 ईयर प्लान 1974 और 1979 के बीच में ये जो प्लान हुआ था वो पढ़ने वाले हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिस प्लान वाज डिजाइन विद द गोल ऑफ मेकिंग इंडिया इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। देखिए, ये प्लान जो बनाया गया था वो मेन काम क्या सोच के बनाया था कि इंडिया को जो है इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, मतलब इंडिया का इकोनॉमी जो है पूरी तरह से अच्छे से ग्रो होगा बाय एलिवेटिंग पॉवर्टी। और क्या ध्यान में रखा था कि एलिवेट करेंगे पॉवर्टी को। एलिवेट मतलब कंट्रोल करेंगे पॉवर्टी को, किसी न किसी तरह से कैसे ना कुछ कर करके क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान वेर एज फॉलोज। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस 5 ईयर प्लान के, देखते हैं चलिए क्या बताया गया है। इंक्रीज द नेशनल इनकम, क्या बताया गया है, हम लोग क्या करेंगे 5th 5 ईयर प्लान में इंक्रीज करेंगे नेशनल इनकम। मेक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब लोगों को अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा। ओके, सप्लाई एजुकेशन, एजुकेशन सप्लाई होगा ताकि लिटरेसी बढ़े हमारे कंट्री का और कंट्री जो है डेवलप हो। साथ ही साथ न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है इसका भी सप्लाई अच्छी तरह से होगा। टू मेक फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इन रूरल एरियाज़, क्या बताया गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स मतलब अच्छा इलाज जो है रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ मतलब जो अंडर डेवलप है, गाँव टाइप एरियाज़, राइट। तो वहाँ पे जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो है और सप्लाई करेंगे। ओके, फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे वहाँ पे। टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करेंगे। जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा नहीं, राइट, तो इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करेंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको भी बढ़ावा देंगे। इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स मतलब क्या होता है, लोगों के भलाई के लिए जो स्कीम्स बनाई जाती है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, ऑन अ वाइड स्केल, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड, जैसे कि अपन सिर्फ बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर पूरी तरह से जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो है फैला देंगे। ओके, ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्या बताया गया है, डेवलपमेंट किया जाएगा किस चीज़ का, एग्रीकल्चर का। समझ क्या बताया गया, देख लेते हैं। इंक्रीज द बेसिक इंडस्ट्रीज परचेज फूड ग्रेन, क्या बताया गया, बेसिक इंडस्ट्रीज जो है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा, परचेज किया जाएगा फूड ग्रेन्स। ओके, एंड अदर लाइफ सस्टेनिंग गुड्स बाय मोनोपोली परचेज, क्या बताया गया है, फूड ग्रेन को परचेज किया जाएगा। फिर अदर लाइफ सस्टेनिंग गुड्स मतलब जो भी हमारे रोजगार की जिंदगी में गुड्स यूज होते हैं वो बाय मोनोपोली परचेज। मोनोपोली परचेज मतलब जो सिंगल सेलर रहेगा उससे परचेज किया जाएगा। एंड मेक देम अवेलेबल टू पुअर एट रीजनेबल प्राइस, क्या बताया गया, जो पुअर लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये जो गुड्स और सर्विसेज जो है अवेलेबल की जाएगी। ओके, रीजनेबल प्राइस से, ताकि वो लोग भी जो है उसका फ़ायदा उठा सके। थ्रू अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये किस तरह से होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसी वजह से ये जितनी फैसिलिटीज़ हम लोग ने बात की ये क्या की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। आपको समझ में आ गया गाइस? जैसे कि इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं, आप लोग को पता रहेगा राशन का सामान मिलता है, गवर्नमेंट जो है वो राशन का सामान देती है राशन कार्ड पे, जो कमोडिटीज़ जो है लो प्राइस पे मिलता है, पता है ना आपको। तो वो गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट स्कीम्स है। समझ में आ गया गाइस आपको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की और क्या बताया गया देख लेते हैं। ड्यूरिंग द 5th प्लान इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अचीव द गोल्स ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। देखिए क्या बताया गया है, 5th प्लान के टाइम पे पॉसिबल नहीं हुआ था। क्या गोल था पॉसिबल, मतलब क्या गोल रखा था वो लोग ने कि पॉवर्टी को रिमूव करेंगे, मतलब गरीबी को हटा देंगे। लेकिन ये चीज़ हुआ था क्या, ये पॉसिबल नहीं हुआ था। एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, और जो सोचा था कि लोगों को काम भी दिलवाएंगे, ये भी पूरी तरह से जितना सोचा था उतना इंप्रूव नहीं हुआ था, पॉसिबल नहीं रहा था जो गोल्स था अचीव करने का। ओके, इन द 1977 जनरल इलेक्शन द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड, क्या बताया गया है, 1977 में जनरल इलेक्शंस हुए थे और उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी जो रूल कर रहा था बहुत पहले से वो क्या हो गया था, डिफीट हो गया था, मतलब हार चुका था। द जनता पार्टी केम टू पावर, और कौन पावर में आया था, कौन सी पार्टी जीती थी, जनता पार्टी। ओके, आपको पता रहेगा भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। द न्यू गवर्नमेंट एंडेड द 5th प्लान टूवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च 1978, और ये जो नया गवर्नमेंट आया था भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने क्या किया था, ये गवर्नमेंट ने जो 5th 5 ईयर प्लान था उसको एंड कर दिया, मतलब रोक दिया। कभी रोका था, एंड ऑफ मार्च 1978 को। और उसने क्या इंप्लीमेंट किया, नए जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने
एंड स्टार्टेड द रोलिंग प्लान फ्रॉम अप्रैल 1978 और एक नया प्लान इंप्लीमेंट किया। प्लान का नाम था रोलिंग प्लान, ओके। और ये कब स्टार्ट किया था? अप्रैल 1978 को, ओके। रोलिंग प्लान मतलब गाइस ऐसा था कि फ्लेक्सिबल प्लान था। अब देखिए जो पहले का प्लान था वो क्या डिसाइड कर रहा था कि लोगों का जो है सोशली हम लोग लोगों को हेल्प करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, राइट, लोगों को जो है फायदा होगा जो गरीब लोग हैं उनके लिए। लेकिन ये जो प्लान था वो थोड़ा फ्लेक्सिबल था, मतलब ये प्रॉफिट बेसिस पे भी ध्यान दे रहा था, ओके। देखते आगे क्या बताया गया है। बट इट फेल्ड, फिर ये जो क्या हुआ, रोलिंग प्लान जो था वो फेल हो गया, मतलब कुछ काम का नहीं रहा। इन 1980 जनरल इलेक्शन वेर हेल्ड फॉर लोकसभा, फिर से 1980 में जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, ओके। द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर, और जो कांग्रेस पार्टी था वो पावर में आ गया, मतलब जीत गया था। द कांग्रेस गवर्नमेंट क्लोज द सिस्टम ऑफ द रोलिंग प्लान एंड अगेन स्टार्टेड प्लानिंग लाइक बिफोर। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो क्या किया, रोलिंग प्लान जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था वो रोलिंग प्लान जो है स्टॉप कर दिया, वहीं पे रोक दिया, और फिर से जो सिस्टम बनाया था, जो स्टार्ट किया था प्लान कांग्रेस गवर्नमेंट ने, वो फिर से जो है स्टार्ट करना, मतलब वही प्लान करना स्टार्ट कर दिया, ओके, कंटिन्यू कर दिया, मतलब फिर से। समझ में आ गया गाइस आपको? बढ़ते हैं आगे, क्या बताया गया है, 6th 5 ईयर प्लान 1980-1985, ये पीरियड तक था 6th 5 ईयर प्लान। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दिस प्लान ऑल्सो स्ट्रेस्ड अपॉन एलिवेशन, ये प्लान जो है एक और चीज़ पे ध्यान दे रहा था, क्या चीज़ थी वो, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। एलिवेशन मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कंट्रोल ओवर, मतलब कंट्रोल करना था पॉवर्टी को, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए मैं गाइज आपको बता देता हूँ, जितने प्लान्स थे उन सबका मोटिव एक ही था कि पॉवर्टी मतलब गरीबी को निकाला जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए ताकि लोगों को काम मिले, ओके। ये बेसिक, अगर सपोज एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग आंख बंद करके 2 पॉइंट लिख सकते हो कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है हुआ था। समझ में आ गया गाइज आपको? आगे देखते हैं। दिस प्लान हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, अभी ये प्लान जो था इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इसका क्या मोटिव था, देख लेते हैं। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी, क्या बताया गया है, सिग्निफिकेंटली मतलब अच्छे से इंक्रीज करेंगे ग्रोथ रेट, इकोनॉमी जो है हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करेंगे, ओके। ग्रोथ रेट मतलब धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ाएंगे। रिड्यूस द रेट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी पॉवर्टी है उसको रेट मतलब उसका जो परसेंटेज है वो कम करेंगे, ओके। और अनएम्प्लॉयमेंट का भी जो परसेंटेज है वो कम करेंगे, मतलब इसका अगर हम लोग बात करें तो मतलब पॉवर्टी हटाने की बात हो रही थी, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब लोगों को काम देने की बात हो रही थी। शेप एंड इम्प्लीमेंट अ पॉपुलेशन पॉलिसी सो दैट पीपल अडॉप्ट द स्मॉल फैमिली नॉर्म, क्या बताया गया है, इस तरह से शेप करेंगे हमारी कंट्री को, इंप्लीमेंट करेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी, ओके। पॉपुलेशन पॉलिसी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट पीपल अडॉप्ट, लोग जो है अडॉप्ट करें, क्या अडॉप्ट करें, स्मॉल फैमिली, ओके। स्मॉल फैमिली मतलब छोटा छोटा फैमिली, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा था, ओके। इस वजह से प्रोडक्शन भी कंट्री में ज़्यादा करना पड़ता था, ओके। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, लोगों के सामने एक और स्कीम लाएंगे, पॉलिसी लाएंगे फैमिली प्लानिंग का, ओके। नॉर्म वॉल्यूंटरीली, क्या बताया गया, नॉर्म मतलब क्या होता है, नॉर्मली मतलब स्मॉल फैमिली नॉर्मली, ओके। स्मॉल फैमिली रहेगा, नॉर्मल फैमिली रहेगा। वॉलंटरीली एंड दस कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, वॉलंटरीली मतलब इस तरह से स्कीम रखे जाएंगे कि लोग जो है खुद से बाय द ओन विल, ओके। वॉलंटरीली मतलब होता है बाय द ओन विल, वो लोग क्या करेंगे, कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, मतलब वो लोग के लिए ऐसे स्कीम्स बनाए जाएंगे कि वो लोग खुद से क्या करें, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करें, मतलब खुद से फैमिली प्लानिंग करें। समझ में आ गया गाइस आपको? देखते हैं आगे। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर इंप्लीमेंटेड इन द 6th 5 ईयर प्लान, जो भी मतलब 6th 5 ईयर प्लान हुआ था इसके अंदर कौन से प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए थे देख लेते हैं। फर्स्ट वन जो है वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। ये सब प्रोग्राम जो है बिल्ड किए गए थे IRDP। अभी इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, इक्वल, मतलब इक्वल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जो भी रूरल डेवलपमेंट हो रहा है हमारी कंट्री में इक्वली होगा। कहीं कोई मतलब गांव है उसको ज़्यादा डेवलप नहीं करेंगे, कोई गांव है उसको कम डेवलप नहीं रखेंगे, पूरी तरह से इक्वली करेंगे, ओके। साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम था इसका मेन मोटिव क्या था, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम मिले, साथ ही साथ जो भी पुअर लोग हैं, जो मतलब गरीब लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ करके क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसको बोला जाता है RLEGP, ओके। समझ में आ गया आपको? तो रूरल लैंडलेस, लैंडलेस से आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके पास लैंड नहीं है, ओके। तो मतलब आपको पता रहेगा, पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब गांव टाइप एरियाज में वहाँ पे ऐसे भी किसान हुआ करते थे जो खेती करते थे लेकिन उनके पास खुद का लैंड नहीं था। देखिए गाइस, हम लोग पहले की बात कर रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लोग जो है अपना बेसिक नेसेसिटीज़ ज़्यादा टाइम उस टाइम पे क्या किया जाता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ करता था, और साथ ही साथ लोग जो है अपना खर्चा उसी से निकालते थे। लेकिन जिसके पास लैंड है वो कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है इंप्लीमेंट किया गया था, ओके। ये प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या था मैं आपको बताता हूँ, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लैंडलेस फैमिली एटलीस्ट 1 पर्सन, मतलब जिनके पास, जो फैमिली ऐसी है जिनके पास लैंड नहीं है, खुद की
ज़मीन नहीं है, एटलीस्ट उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनकी फैमिली में से एटलीस्ट एक पर्सन को तो काम मिलेगा ही। समझ में आ गया गाइस? आगे देख लेते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, ओके। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट से आपको समझ में आ जाएगा कि रूरल मतलब रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब जैसे कि आपको बता दूं गांव एरियाज की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जाति भेदभाव ज़्यादा हुआ करता था। अगर कोई पर्सन लोअर कास्ट का है तो उसको काम पे नहीं रखा जाता था, ओके। तो ये जो प्रोग्राम है ये सेटअप किया था ताकि राइट टू वर्क मिले लोगों को, मतलब लोगों को काम करने का राइट्स मिले। समझ में आ गया गाइस? और लास्ट वन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सलीम स्टील प्लांट, ओके। सलीम स्टील प्लांट मतलब स्टील इंडस्ट्री जो है वो बनाया गया था ताकि उससे क्या हो, लोग जो है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। मतलब अभी देखिए एक कोई फैक्ट्री बनाया गया है तो फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग तो लगेंगे ही, राइट। तो इसीलिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, इसीलिए इसका भी फायदा हुआ था। समझ में आ गया गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लान की ओर। 7th 5-year प्लान 1985 से 1990 तक का बताया गया है, ओके। देख लेते हैं। दिस प्लान लेड स्ट्रेस ऑन फूड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ये जो प्लान था इसने खास करके किसके ऊपर ध्यान दिया था? फूड, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी ज़्यादा हो, मतलब लोगों को काम मिले, एंड प्रोडक्टिविटी, और जो भी एम्प्लॉयमेंट से काम हो रहा है उसका प्रोडक्टिविटी भी अच्छा खासा हो ताकि हमारा कंट्री क्या बने? सेल्फ सफिशिएंट। देखिए हम लोग पहले की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा था तो खाना और बेसिक नेसेसिटीज़ हमारे कंट्री की भी ज़्यादा थी। अब देखिए कंट्री में ही वो चीज़ें बनेगी नहीं तो हमें दूसरे कंट्री से मंगवाना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, वो लोग जितना चाहिए उतना प्राइस रख सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा था कि हमारा प्रोडक्टिविटी इतना हो कि हमारे कंट्री जो है खुद ही सेल्फ सफिशिएंट रहे, बाहर से कुछ चीज़ें मंगवानी ना पड़े। आगे देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान इंक्लूड्स। अभी इस प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? डेवलपमेंट, हर प्लान जो है इसका डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव होगा ही गाइस, ओके। मॉडर्नाइजेशन मतलब हमारे इंडिया को मॉडर्नाइज किया जाए। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंस मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट, कंट्री जो है सेल्फ सफिशिएंट रहे, जैसा कि मैंने बताया दूसरे कंट्रीज से कोई भी कमोडिटीज मंगवाया ना जाए, एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज, ओके। सोशल जस्टिस, सोशली भी लोगों को जस्टिस मिले। पहले की बात हो रही है तो आपको समझ में आ गया होगा, लोगों में बहुत भेदभाव होते थे, जैसे कि लोग जो है लोअर कास्ट पीपल जो है वो लोग क्या, वो लोग को दबा के रखा जाता था, उनको जस्टिस नहीं मिल पाता था। तो क्या सोचा था कि लोगों को सोशली जस्टिस भी मिले, ओके। आगे देख लेते हैं। इम्प्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसका टेक्निक जो है इम्प्रूव किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कम से कम टेक्निक्स मतलब अच्छी टेक्निक यूज करके और कम से कम मेहनत लगते हुए, ओके। टू अचीव एन ईयरली इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ 5% एंड इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। क्या बताया गया है? ईयरली, पूरे साल भर में नेशनल इनकम जो है 5% तो एटलीस्ट बढ़ना चाहिए, मतलब ये भी एक प्लान रखा था, ओके। समझ में आ गया आपको कि 5% इस तरह से प्रोडक्शन किया जाएगा कि एटलीस्ट 5% इनकम बने एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ओके। एंड इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और साथ ही साथ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी क्या हो? इंक्रीज हो। देख लेते हैं आगे। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड इन दिस प्लान। कौन से प्रोग्राम्स बनाए गए थे इस प्लान में देख लेंगे पेज नंबर 18 पे। गाइस ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके। सो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रोग्राम्स के नाम दिए गए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जवाहर रोजगार योजना। अभी जवाहर रोजगार योजना का क्या काम था? ये लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1989 को, ओके। और इसका ये काम था, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जवाहर रोजगार योजना ने क्या किया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो था, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो था NREP, और साथ ही साथ रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी प्रोग्राम जो था, जो हम लोग ने पीछे पढ़ा अब भी, ओके। इन दोनों का मर्जअप हो गया था, मतलब ये दोनों मिक्स हो गए थे, साथ में किया गया था, इनको साथ में काम चलाया जा रहा था। और ये प्रोग्राम का मेन एम था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, मतलब काम दिया जाए, और साथ ही साथ जो पीपल है रूरल एरियाज में उन लोगों को फूड मिल सके, मतलब गरीब लोगों को खाना मिल सके। समझ में आ गया गाइस? देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। इंडिया आवास योजना। इंडिया आवास योजना मतलब क्या बताया गया है? जो गरीब लोग थे, जो जिनके पास घर नहीं था, खुद की छत नहीं थी, ओके, उनको प्रोवाइड किया जाता था, पुअर लोग को प्रोवाइड किया जाता था घर, ओके, मतलब रीजनेबल प्राइस पे, और ताकि लोग जो है हर कोई जो है अपने घर में रह सके, ओके। स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स। देखिए स्कीम भी बनाया गया था 10 लाख वेल्स का, ताकि वाटर स्कैरसिटी जो है वो हो ना, ओके। पूरी कंट्री में वाटर जो है सेल्फ सफिशिएंट रहे और वाटर स्कैरसिटी हो ना। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं। द 7th प्लान प्रूव टू बी इंपॉर्टेंट। 7th प्लान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, लोगों को काम मिलने के तरीके से सोचे, तो ये जो प्लान था 7th प्लान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं गाइस 8th 5-year प्लान की तरफ। 1992 में स्टार्ट हुआ था, 1997 तक था, ओके। दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर। अभी देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जितना भी प्लान पढ़ा था हम लोग ने, ये सब प्लान जो है लोगों के हित के लिए, मतलब लोगों के अच्छे के लिए बनाया जा रहा था, ओके। सोशली कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प मिल रही थी। लेकिन ये जो 8th प्लान था, ये ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान देने के लिए बनाया था? प्राइवेट सेक्टर की ओर, ओके। मतलब कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सके।
द प्लान हैड द फॉलोइंग फीचर्स। अभी ये प्लान के क्या फीचर्स थे, क्या मोटिव्स थे, देख लेते हैं। टू मेंटेन द रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल, क्या बताया गया है, टू मेंटेन द रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट 6.5%। देखिए नेशनल इनकम का जो ग्रोथ है वो किस तरह से बढ़े, 6.5%, मतलब एक नंबर अज्यूम कर लिया था कि एटलीस्ट 6.5% तक तो बढ़ना ही चाहिए, ओके, नेशनल इनकम। आगे देख लेते हैं। टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम हो, कंट्रोल हो, राइट। साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट किया था। टू एनकरेज द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया फैमिली प्लानिंग जो है उसको एनकरेज किया गया था, लोगों में उसका अवेयरनेस फैलाया गया था। टू रिमूव इलिटरेसी बाय एक्सपांशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इलिटरेसी मतलब लोग जो थे हमारी कंट्री के शिक्षित नहीं थे, ओके, मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो प्राइमरी एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन वो जो है क्या किया गया था, एक्सपांशन किया गया था, मतलब लोगों में प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री है और उसको एक्सपांड किया गया था, मतलब लोगों में बांटा गया था। समझ में आ गया आपको गाइज? आगे देख लेते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। अभी इस प्लान के टाइम पे कौन से प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुए थे, देख लेते हैं। फर्स्ट वन जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ओके, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो क्या था, मतलब लोगों को काम मिले, रोजगार मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, ओके, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इसके ऊपर ये प्रोग्राम बनाया गया था। नेक्स्ट वन जो था महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना मतलब क्या था, लोग जो मतलब जैसे कि वुमेन्स थी गाइज, पहले के टाइम पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपको पता रहेगा वुमेन्स को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता था। तो जो भी वुमेन्स थी जो खुद के पैरों पे खड़े होना चाहती थी, खुद का बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती थी, तो उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता था, राइट। तो ये जो योजना थी महिला समृद्धि योजना, ये क्या प्रोवाइड करता था, लोन प्रोवाइड करता था वुमेन्स को, ओके, खास करके जो बैकवर्ड क्लास की रहती है उन लोग को, ओके, ताकि लोगों में वुमेन्स का भी क्या हो, डेवलपमेंट हो। समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना। राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना का मेन काम क्या था, देखिए गवर्नमेंट स्कीम बनाए थे, एम टू एट, क्या बताएगा, किस चीज़ पे एम करेगा, किस चीज़ पे ध्यान देगा, फाइनेंशियली लोगों को हेल्प मिलेगी। जैसे कि जो एल्डरली मतलब बूढ़े लोग हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, जो बूढ़े लोग हैं उनको हेल्प मिलेगी, विडोज जो विधवा लोग हैं उनको हेल्प मिलेगी, राइट। पीपल जो डिसेबल रहते हैं मतलब जो फिजिकली फिट नहीं रहते उनको भी हेल्प मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सोशल पेंशन, ओके, मतलब एक टाइप का पेंशन मिलेगा। गाइज मैं आपको बता दूं आज भी कुछ ऐसे गांव है जहाँ पे क्या होता है, राजस्थान टाइप में एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान में गांव है ऐसे भी जहाँ पे लोग जो बूढ़े हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन्स मिलता है, ओके, समझ में आ गया? ये किस लिए रहता है, लोगों का बेनिफिट हो एटलीस्ट। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताया गया है। मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम जो है वो किस लिए स्टार्ट किया गया था, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ताकि बच्चे जो है उनको बेटर न्यूट्रिशन मिले, ओके, और बच्चे जो है उनको स्कूल एज में वो लोग फिट रहे। देखिए हमारे स्कूल में पॉवर्टी ज़्यादा था, सॉरी हमारे एरियाज़ में, हमारे इंडिया में पॉवर्टी ज़्यादा था, राइट, लोग जो गरीब थे उनको खाने नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने स्कूल से लिंक करके क्या किया था, अजम्पशंस मतलब स्कूल से लिंक करके प्रोग्राम जो है सेटअप किए थे मिड डे मील। तो लोगों मतलब जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से खाना मिलेगा, आपने सुना रहेगा इस बारे में, ओके। इंदिरा महिला स्कीम। इंदिरा महिला स्कीम जो था वो किस लिए था, महिला स्कीम मतलब इंदिरा गांधी के इसके ऊपर बनाया गया था, और ये जो महिला स्कीम जो था ये बनाया गया था वुमेन्स के लिए। समझ में आ गया? इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी जी का नाम लिया गया है, और महिला स्कीम मतलब वुमेन्स के रिलेटेड, वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स बनाया गया था। समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं लास्ट वन जो है गंगा कल्याण स्कीम। अभी मैं आपको बता देता हूँ गंगा कल्याण स्कीम का मेन एम क्या था। मेन एम ये था कि जो भी फैसिलिटीज़ है पुअर फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स जो रहते हैं उनको, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, पुअर फार्मर्स जो रहते हैं उनके पास खुद के कुएं वगैरह नहीं रहते, राइट, तो वो लोग अपने क्रॉप्स को, वो जो भी खेती कर रहे क्रॉप्स को पानी कैसे देंगे, राइट। तो ये स्कीम जो है वो किस लिए बनाया गया था, पुअर फार्मर्स को, जो जिनको क्या मिल सके, वाटर मिल सके प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए वाटर मिल सके। समझ में आ गया? इसीलिए गंगा कल्याण स्कीम जो है बनाया गया था। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ड्यूरिंग द 8th प्लान द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ग्रीव। क्या बताया गया है, 8th प्लान के टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंस था प्राइवेट सेक्टर का वो ग्रो हो गया था, मतलब अच्छे से डेवलपमेंट हुआ था। दिस प्लान इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लिबरलाइजेशन। ये प्लान क्या है, रिफ्लेक्शन है किस चीज़ का, लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस में क्या रिमूव किया जाता है, मतलब पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन जो रहता है वो रिमूव कर दिया जाता है। समझ में आ गया? मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है रिमूव कर दिया जाता है। किस तरह से रिमूव किया मैं आपको बता देता हूँ। एंड फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991, और फ्री मार्केट पॉलिसी बनाया गया था 1991 को। मैं आपको बता देता हूँ उसके पहले क्या हुआ करता था, कोई भी प्रोडक्ट जो है बेचा जाता है मार्केट में उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता था, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी। लेकिन उसके अंदर फिर क्या हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, मतलब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे। सप्लाई और डिमांड जो था वो फ्रीली, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर। जिस तरह से लोगों में
अगर सपोज कोई कमोडिटी का ये आ जाता है, रिक्वेस्ट आ जाता है, या फिर कमोडिटीज़ का सप्लाई बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, वो अपने आप डेवलपमेंट होते जाएगा। ओके, समझ में आ गया गाइस आपको? मतलब रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे मार्केट पॉलिसी को लेके। आगे देख लेते हैं, 9th 5-year प्लान 1997 स्टार्ट हुआ था और 2002 को ये खत्म हुआ था। ओके, देख लेते हैं गाइस, ये लास्ट प्लान है, देख लेते हैं क्या बताया गया है। दिस प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये प्लान ने किसके ऊपर खास ध्यान दिया था? एग्रीकल्चरल प्रोसेस पे और रूरल डेवलपमेंट में, मतलब गांव टाइप एरियाज जो रहता है वहां पे डेवलपमेंट हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वेर, अभी इस प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन एम क्या था? टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। क्या बताया गया? इकोनॉमी बढ़े हमारे कंट्री का। ओके, हर एक प्लान का यही मेन मोटिव होगा कि इकोनॉमी जो है कंट्री का बढ़ाया जाए। क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब हम जो भी पूल्स, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह यूज करते हैं, ये सब क्या है? हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, समझ में आ गया गाइस आपको? तो इसके अंदर भी कॉम्पिटिशंस क्रिएट किए जाते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया जाता है ताकि लोग जो है उसका यूज़ कर सके, लोग जो है हेल्दी लाइफ जी सके। गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक नया डायरेक्शन दिया जाएगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फॉर इंश्योरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉरेन जो कंट्रीज के जो लोग हैं, फॉरेन कंट्री जो है हमारी कंट्री के इंडस्ट्रीज में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, ताकि हमारे कंट्री में फॉरेन इनकम आएगा। राइट, तो ये भी एक पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट की गई थी। इससे क्या होगा? हमें मनी जो है, कैपिटल जो है अदर कंट्रीज का, वो यूज़ करने मिल जाएगा। ओके, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ओके, फॉरेनर जो है हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तब। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया। द फॉलोइंग स्कीम्स वेर स्टार्टेड। कुछ स्कीम जो है वो स्टार्ट किए गए थे इस मतलब 9th 5-year प्लान में भी। ओके, तो कौन से स्कीम्स है वो लोग देख लेते हैं हम लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा। द फॉलोइंग स्कीम्स वेर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। अब मैं आपको एक एक करके स्कीम जो है एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना। तो ये जो योजना था, इसका मेन काम था, ये एक स्पॉन्सर स्कीम थी, मतलब स्पॉन्सर किया जाता था। स्टार्टेड ऑन 1 दिसंबर 1997, ये स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 1997 को। ओके, और ये क्या प्रोवाइड करता था? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था। किसको? अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं, ओके, उन लोग को। ओके, मतलब जो गांव वाले लोग रहते हैं उन लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाता था, उन लोगों को काम देता था। साथ ही साथ जो अंडर एम्प्लॉयड लोग रहते थे, पुअर लोग रहते थे, जिनको काम नहीं मिलता था, उनको भी काम मिला करता था। समझ में आ गया गाइस? आगे देख लेते हैं, बताया गया है भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी। इसका काम क्या था मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। द स्कीम वॉज सेट अप टू प्रोवाइड ऑर्फन गर्ल्स, मतलब जो भी ऑर्फन एज में जो गर्ल्स रहती है उनका एजुकेशन किया जाए। उनके नाम पे क्या किया जाता था? उनका इंश्योरेंस किया जाता था और उनके नाम पे कुछ मनी जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता था। ओके, गवर्नमेंट ही करती थी ये चीज़। और साथ ही साथ ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता था, ये एक टाइम पे मतलब गर्ल्स जो है, ऑर्फन गर्ल्स जो है, उनको साल भर में मतलब एनुअली कुछ अमाउंट दिया जाता था उनका एक्सपेंडिचर, मतलब उनके जो भी खर्चे हैं वो पूरे करने के लिए। समझ में आ गया गाइस? मतलब ये ऑर्फन गर्ल्स के लिए स्कीम था। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। राजेश्वरी महिला कल्याण योजना। राजेश्वरी महिला कल्याण योजना जो था वो किस लिए था? वुमेन्स जो है उनको सिक्योरिटी मिले। ओके, मतलब वुमेन्स को भी क्या मिले? इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले, मतलब इकोनॉमिकली वो भी क्या रहे? फिट रहे, इकोनॉमिकली उनके पास भी पैसे रहे उनके खर्चे पूरे करने के लिए। तो एज लिमिट था यहाँ पे कितना था? 10 to 75 ईयर्स तक के जो वुमेन्स थे उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिला जाता था। समझ में आ गया? क्या बताया गया देख लेते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या था? हेल्पिंग पुअर बाय प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग, मतलब जो गरीब लोग रहते हैं उनको, अब देखिए, उनको खुद का करियर बनाने के लिए पैसे भी नहीं रहते, राइट? तो अगर वो लोग मेहनत करना चाहते हैं, वो लोग अपना काम को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ये जो योजना था, समझ में आ गया आपको? कौन सा योजना का नाम दिया गया? ये जो योजना था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो था, ये पुअर लोग को हेल्प करता था ताकि उनको ट्रेनिंग मिल सके। समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो था ये सेम था एज कंपेयर टू, किसके जैसा सेम था? सेम एज जवाहर रोजगार योजना। मतलब जो गांव में जो गांव टाइप लोग थे जिनको काम नहीं मिलता था, ये उसके जैसा ही था। इस योजना में भी जो है काम दिया जाता था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता था। लास्ट वन जो देख लेते हैं, सेकंड लास्ट सॉरी, देख लेते हैं क्या बताया गया है। अंत्योदय अन्ना योजना। अंत्योदय अन्ना योजना क्या था? गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता था स्कीम बाय प्रोवाइडिंग हाईली सब्सिडरीज, मतलब सब्सिडरीज मतलब कंसेशन दिया जाता था। किसमें दिया जाता था? फूड, मतलब खाना जो है लोगों को, पुअर लोगों को मिलता नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले, राशन कार्ड वाला सिस्टम, राइट? तो जो लोग पुअर लोग रहते हैं उनको जो है खाना मिलता नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो मोनोपोली मार्केट से क्या करता था? खाना ले लेता था हाई क्वांटिटी में, और जो पुअर लोग हैं उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या करता था? दिया जाता था। समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। समझ में आ गया आपको? देख लेते हैं लास्ट वन, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक्सेट्रा। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, सड़क मतलब क्या होता है गाइज, रोड्स, ओके, पाथ। तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये रोड्स पे, मतलब रोड्स बनाने के ऊपर ध्यान दिया जाता था। बहुत सारे पहले की बात कर रहे हैं गाइज हम लोग, ओके, 1977 से 2002 की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां पे रोड्स प्रॉपर नहीं बिल्ड थे, मतलब लोगों को जो है बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ओके। तो ये जो योजना थी ये क्या करता था, रोड्स बनाता था। हर एक गाँव जो है, हर एक, मतलब हमारे इंडिया में जितने गाँव है ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये किया जाएगा कि वहां पे रोड्स बनाए जाए, इंटर कनेक्ट किया जाए, मतलब रोड्स को जो है, विलेजेस को जो है कनेक्ट किया जाए, किससे, रोड से। समझ में आ गया, ताकि लोग जो है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रॉपरली यूज कर सके। आपको समझ में आ गया गाइस, आगे बढ़ते हैं। इन दिस प्लान द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सर्विस सेक्टर वाज अचीव्ड। ये प्लान में क्या कंप्लीट हुआ था, क्या अचीव हुआ था, कम्युनिकेशन सिस्टम अचीव मिला था, मतलब उसके अंदर अपने को अचीवमेंट मिली थी। सर्विस सेक्टर मतलब लोगों का भला करने के लिए जो सेक्टर बनाया गया था उसमें भी अचीवमेंट मिली थी, मतलब बहुत सारी योजना बनाई गई थी ताकि लोग जो है फायदा उठा सके, सर्विस का जो है फायदा उठा सके, ओके। तो ये जो है सक्सेसफुल रहा था। आगे देख लेते हैं, वाज अचीव एज पर द एक्सपेक्टेशन, मतलब जितना सोचा था उतना डेवलपमेंट, उतना जो है सक्सेस मिल गया था। देयर वाज अ ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ मैंने जैसे कि आपको बताया था बहुत सारे रोड्स बनाए गए थे, डैम्स बनाए गए थे, लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, तो कंस्ट्रक्शन भी अच्छा बढ़ा हुआ था, ओके, कंस्ट्रक्शन को भी बढ़ोतरी मिली थी अच्छी सी। और कम्युनिकेशन जो है, लोगों का भी रोड्स बनाए गए तो लोग जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से मिल सकते हैं, ओके। तो कम्युनिकेशन भी बढ़ा गया था। समझ में आ गया गाइस। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू, टेन्योर मतलब होता है गाइस टाइम, मतलब जिस टाइम पे पंडित नेहरू जो है क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, राइट, एंड लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे बैंक वाज अ मोनोपोली ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बैंक क्या था, मोनोपोली था, मतलब बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर ही ओन करते थे, गवर्नमेंट के हाथ में एक भी बैंक नहीं था, प्राइवेट सेक्टर ही जो है, प्राइवेट जो लोग हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वही सिर्फ बैंक का, मतलब बैंक उनके हाथ में था। समझ में आ गया। दिस बैंक रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, और ये जो भी बैंक थे ये किससे लिंक थे, इंडस्ट्रियल ग्रुप से, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता था खास करके। सिर्फ और सिर्फ बैंक जो है लोन किसको देता था, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ होता है उसके लिए, ओके। द डायरेक्टर ऑफ दिस बैंक्स वेर वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी इस बैंक के डायरेक्टर्स थे, मतलब जो ओनर्स थे, वो लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मतलब सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के सेक्टर को ध्यान रखते थे डेवलपमेंट के लिए, ओके, एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। और साथ ही साथ एक चीज का ध्यान देता था कि प्रॉफिट जो है ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। तो इसकी वजह से क्या होता था गाइस, जो पुअर लोग है, जो लो बैकवर्ड क्लास पीपल है या फिर मिडिल क्लास पीपल है, उसके लिए भी बात कर लेते हैं। अगर वो कुछ अच्छा स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनको कैपिटल कहाँ से मिलेगा, बैंक्स तो दे ही नहीं रहती, राइट। तो इसमें कैसे चेंजेस हुए थे देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, अब ये सबको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट जो बैंक जो है पब्लिक सेक्टर पे भी ध्यान दे, तो इस सबको स्टॉप करने के लिए क्या किया गया था, द गवर्नमेंट नेशनलाइज द इंपीरियल बैंक इन 1955। गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनलाइज कर दिया इंपीरियल बैंक, मतलब नेशनलाइज मतलब अपने अंडर ले लिया था। कब लिया था, 1955 को। समझ में आ गया, कौन सा बैंक था, इंपीरियल बैंक, 1955 को अपने अंडर ले लिया था। एंड गेट इट कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसको कन्वर्ट किसमें किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, एसबीआई जिसको बोला जाता है, पता है ना आपको, आज भी वो बैंक है, ओके। और ये अपने अंडर ले लिया था गवर्नमेंट ने। दिस बैंक ओपन सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री। फिर बाद में जैसे ही गवर्नमेंट ने अपने अंडर ये बैंक ले लिया, इस बैंक ने बहुत सारे ब्रांचेस बनाए अदर अपने कंट्री में, अदर पार्ट्स में, ओके, इन अ शॉर्ट वाइल एंड प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट। और साथ ही साथ कम से कम समय में ब्रांचेस बनाए गए थे और डेवलपमेंट में, मतलब कंट्री को डेवलप करने में एक बहुत ही अच्छा अहम रोल निभाया था। समझ में आ गया गाइस। आगे देख लेते हैं बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन, क्या बताया गया इसके अंदर देख लेते हैं। इंडिया इज अडॉप्टेड अ मिक्स इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी जो है क्या किया था, अप्लाई कर दिया था, ओके, अडॉप्ट कर दिया था इंडिपेंडेंस के बाद। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वेर असेंशियल टू कवर द डेफिशिएट इफ दे ऑकर्ड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम्स। क्या बताया गया है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो था वो जरूरी था। क्यों जरूरी था, अगर बाई चांस जो भी स्कीम्स हमने पढ़े, बहुत सारी योजना हमने पढ़ी, राइट, अगर बाई चांस वो योजना क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ओके, डेफिशिएट मतलब कम पड़ता है पैसा, डेफिशिएट मतलब मनी का शॉर्टेज हो जाता है योजना इंप्लीमेंट करने के लिए, तभी ये जो बैंक जो अपने अंडर लिए रहेंगे उनसे हम लोग लोन ले सकते हैं। समझ में आ गया। तो नेशनलाइजेशन जो था वो बहुत जरूरी था इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स, ओके। आगे देख लेते हैं ऑल्सो द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक्स, क्या बताया गया है, पेज नंबर 19 पे ध्यान देते हैं गाइस, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके।
सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या बताया गया, ऑल्सो द प्रॉफिट ऑफ दिस बैंक्स वुड कम इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब गवर्नमेंट के खजाने में जो भी प्रॉफिट, अभी देखिए जो भी बैंक नेशनलाइज हुए हैं उनका जो भी प्रॉफिट आएगा वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, मतलब गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा, ओके, जो कि बाद में यूज किया जाएगा किस लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। वंस दे आर नेशनलाइज, मतलब कोई भी बैंक अगर नेशनलाइज होता है तो उसका जो भी प्रॉफिट आता है वो गवर्नमेंट के हिस्से में चला जाता है, ओके। अलॉन्ग विद दिस पॉलिसी, अलॉन्ग विद दिस द पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज, देखिए इसके साथ साथ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के साथ साथ क्या किया गया था, डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाए गए थे डेवलपमेंट करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज का। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मतलब जो मेडिसिन बनाते हैं वो इंडस्ट्रीज के अंदर भी डेवलपमेंट किया गया था, ताकि हमारा कंट्री जो है हेल्दी रहे, ट्रीटमेंट के लिए लोगों को यहाँ वहाँ दौड़ना ना पड़े, अच्छी अच्छी दवाइयाँ, अच्छा ट्रीटमेंट जो है हमारी कंट्री में मिल सके, ओके, हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड। और वो जो चीज़ें हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डेवलप किया जा सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप किया जाता है, ओके, ये सब इंप्लीमेंट करना जरूरी था। लाल बहादुर शास्त्री अंडरटुक द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन ऑर्डर टू ओवरकम द फूड शॉर्टेज एंड ड्रॉट। लाल बहादुर शास्त्री जो थे उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट अपने कंट्रोल में ले लिया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। पहले के टाइम पे हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, तो जो भी प्रोडक्शन होता था वो हमारे कंट्री में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता था, हमें दूसरे कंट्रीज से अनाज मंगवाना पड़ता था। तो वो लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स और प्राइस जो है लगा देते थे, तो इससे क्या होता था, कंट्री का जो है पैसा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ज़्यादा अहमियत दी गई थी, ओके, ताकि फूड शॉर्टेज जो है वो ना हो। एंड ड्रॉट, ड्रॉट मतलब क्या होता है, वाटर शॉर्टेज भी जो है ना हो, ओके। जैसे कि हमने पढ़ा था, क्या बताया गया था, 10 लाख वेल्स भी बनाए गए थे, ओके। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमारे कंट्री का जो है खुद ही सेल्फ सफिशिएंट रहेगी हमारी कंट्री। समझ में आ गया गाइस आपको। आगे देख लेते हैं, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, क्या बताया गया है, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, मतलब उस टाइम पे कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन, अ ग्रुप इन कांग्रेस पार्टी इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट आइडिया मेड अ डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या बताया गया है, जब इंदिरा गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे क्या हुआ था, कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन एक ग्रुप बनाया गया था। ये किस में बनाया गया था, कांग्रेस पार्टी में बनाया गया था, ओके। और ये किससे इंस्पायर्ड था, मतलब ये ग्रुप किसके ऊपर ध्यान देता था, सोशलिस्ट आइडियाज, मतलब ऐसे आइडियाज जो लोगों के भले के लिए काम आए, ओके। मेड अ डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, और उन्होंने भी, मतलब ये जो ग्रुप था कांग्रेस फोरम फॉर सोशल एक्शन, इसने भी एक चीज़ का डिमांड किया था। किस चीज़ का डिमांड किया था, कि हमारे जो बैंक है वो क्या हो जाए, नेशनलाइज हो जाए। समझ में आया, मतलब एक तरह से हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सोचा था। समझ में आ गया गाइस। आगे देख लेते हैं, इवन द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड दिस डिमांड। क्या बताया गया है, साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी जो था, कम्युनिस्ट पार्टी का मेन एम क्या रहता है, सोशलिज्म भी करना और डेवलपमेंट भी करना, ओके। तो ये जो पार्टी था, ये पार्टी ने भी सपोर्ट किया था कि हमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करना चाहिए। समझ में आ गया गाइस। चलिए गाइस, पेज नंबर 18 पे फिर से ध्यान देते हैं, छोटा सा पार्ट जो है वो रह गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। सो आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पे क्या बताया गया है। डू यू नो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशनलाइज 14 बैंक। प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थे, इन्होंने नेशनलाइज किए थे 14 बैंक्स। कभी नेशनलाइज किए थे, ऑन 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969 को। गाइस डेट याद रखिएगा आप लोग। दिस इंक्लूड्स, कौन से बैंक्स थे देख लेते हैं। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक्स, यूको बैंक जिसको बोला जाता है, ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो है वो नेशनलाइज किए गए थे, ओके। ये 14 बैंक्स के नाम है। और साथ ही साथ क्या बताया गया है, 1980 को, इन 1980 6 मोर बैंक्स वेर नेशनलाइज, मतलब 1969 को ये 14 बैंक्स जो है नेशनलाइज हुए थे। साथ ही साथ 1980 को और भी बहुत सारे बैंक्स जो है, मतलब 6 बैंक्स जो है और नेशनलाइज हुए थे। समझ में आ गया गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सो गाइज आप लोग देख सकते हो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो अब ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑन 1 जुलाई 1975, ओके। प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया था, 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है अनाउंस कर दिया था। कौन से डेट को, 1 जुलाई 1975 को। एंड रिजॉल्व टू मेक एफर्ट्स टूवर्ड्स रैपिडली बिकमिंग अ डेवलप नेशन। रिजॉल्व मतलब डिसाइड किया, एफर्ट्स करना डिसाइड किया, रैपिडली हमारा कंट्री का जो है डेवलपमेंट हो, हमारे नेशन का जो है डेवलपमेंट हो, ये डिसाइड कर लिया था। द मेन प्रोविजन ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलोज। प्रोविजन मतलब फंक्शंस, मतलब मेन फंक्शन क्या था 20 पॉइंट प्रोग्राम का। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, यहाँ पे 5 फंक्शंस दिए गए, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लैंड सीलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चरल लैंड। क्या बताया, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मतलब
फिक्स कर देना, मतलब इतना लैंड जो है सिटीज़ के लिए रहेगा, इतना लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए रहेगा। ओके, फिक्स कर दिया था, मतलब ताकि एग्रीकल्चर भी डेवलप हो और सिटीज़ भी बने। ओके, तो इसीलिए लैंड सीलिंग कर दिया था, मतलब फिक्सिंग कर दिया था कि इतना पोर्शन जो है लैंड का सिटीज़ के लिए बनाया जाएगा, इतना पोर्शन जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज होगा। इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, जितना वेल्थ है हमारी कंट्री का वो इक्वल डिवाइड होगा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, हर एक एरिया के लिए इक्वली डिवाइड किया गया था। ओके, आगे देख लेते हैं मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। देखिए गाइस, पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है डेवलप हो गया था, राइट। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो वर्कर्स थे उनको सैलरी जो है बहुत कम मिला करती थी। ओके, बहुत सारे स्ट्राइक्स भी हुए थे उस टाइम पे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए थे वेजेस, मतलब इतने तो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट मतलब जो वर्कर्स हैं उनको मिलने चाहिए। ओके, मिनिमम वेजेस जो है फिक्स कर दिए थे ताकि गवर्नमेंट एटलीस्ट मतलब लोगों के लिए भला कर सके कि वो जो वर्कर्स हैं उनको पर्टिकुलर अमाउंट जो है मिले ही, उससे कम नहीं मिलेगा। ओके, आगे देख लेते हैं इंक्रीज इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स। वाटर कंजर्वेशन स्कीम मतलब पानी को कंजर्व करके रखना, पानी को बचा करके रखना, ये भी स्कीम जो है बनाया गया था। ओके, इंक्रीज किया गया था। आगे देख लेते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज। वर्कर का पार्टिसिपेशन बढ़ोतरी दिया गया था उस चीज़ के लिए कि वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्कर्स को क्या किया था, एम्प्लॉयमेंट दिया था। नेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम्स मतलब ट्रेनिंग्स दी गई थी बहुत सारे लोगों को, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाहते हैं तो उनको नेशनली ट्रेन किया गया था। ओके, फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर। फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ गाइस। पहले के टाइम पे क्या हुआ था, एक जो खानदान है, रईस खानदान है, उस टाइम पे जो उनके नौकर थे तो उनके बच्चे रहेंगे वो भी उस खानदान के लिए काम करेंगे, फिर उनके बच्चे लेंगे उस वापस से उस खानदान के लिए काम करेंगे। मतलब क्या हुआ करता था, एक कोई फार्मर है अगर सपोज, या फिर कोई वर्कर है, उसने सपोज कोई बड़े पर्सन से लोन ले लिया और वो लोन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो लोन के जगह पे उससे काम करवाया जाता था, मतलब पे डेप्ट विथ वर्क, मतलब काम करके अपना कर्जा पूरा करो। ओके, तो ये बॉन्ड बना लिया करता था। तो इस वजह से क्या होता था, जो फैमिली है उसका डेवलपमेंट होता ही नहीं था, वो पुअर से पुअर होती जाती थी, राइट। तो ये जो फ्रीइंग बॉन्ड लेबर है इसको खत्म कर दिया गया था, मतलब फ्री कर दिया गया था। ओके, बॉन्डेड लेबर जो होता है उसको खत्म कर दिया गया था। समझ में आ गया गाइस। आगे देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ टैक्स एवेजन। एवेजन मतलब होता है अवॉइडेंस। ओके, मतलब जो लोग टैक्स अवॉइड करते थे, टैक्स पे नहीं करते थे, साथ ही साथ इकोनॉमिक क्राइम्स करते थे। मतलब क्या होता है, मतलब इकोनॉमिकली लोग जो है हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे, राइट, स्मगलिंग किया करते थे टैक्स बिना पे किए। उससे क्या होता था, उनको फायदा होता था, मतलब वो लोग क्या करते थे, ब्लैक मनी जो है इकट्ठा करते थे। तो उस चीज़ का भी प्रिवेंशन किया गया, उसके ऊपर भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे। समझ में आ गया गाइस। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया है, रेगुलेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। रेगुलेशन मतलब प्राइस जो है हमारे बेसिक नेसेसिटीज जो है, फूड क्लोथिंग शेल्टर, उसका जो प्राइस जो है उसका रेगुलेशन हो, मतलब फिक्स प्राइस ही रहे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना हो। ओके, लोग जो है बेसिक नेसेसिटीज तो एटलीस्ट रीजनेबल प्राइस में क्या कर सके, ले सके। इंप्रूवमेंट इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंप्रूवमेंट किया गया था, पब्लिक को जो फैसिलिटीज़ दी जाती है, जो भी सुविधाएं दी जाती है, उन सुविधाओं को इंप्रूव किया गया था। मतलब किस तरह से हम लोग अच्छे से डिवाइड करेंगे ताकि लोग जो है हर किसी को गवर्नमेंट के स्कीम्स का फायदा हो। ओके, देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है, इंप्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब कपड़े की इंडस्ट्री जो रहती है उसमें भी इंप्रूवमेंट किया गया था बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर। हैंडलूम सेक्टर मतलब हैंडमेड जो रहता है, लोग जो हाथ से बनाते हैं, राइट, बहुत सारे लोग जो है कपड़े हाथ से बनाते हैं, हैंडलूम जिसको बोला जाता है। ओके, तो उसको भी डेवलप किया गया था। ओके, आगे देख लेते हैं वेविंग लोन्स फॉर वीकर सेक्शन। वेविंग मतलब रिफ्यूज कर देना, छोड़ देना, माफ कर देना। ओके, जो भी लोन्स रहते हैं वीकर सेक्शन ने अगर सपोज उठाए रहेंगे, जैसे कि कोई एक वीकर सेक्शन का फार्मर ही पकड़ लेते हैं, क्या हुआ, सपोज बारिश नहीं हुई, उसने बारिश मतलब क्रॉप ग्रो करने के लिए उसने गवर्नमेंट से लोन उठाया और फिर साथ ही साथ बारिश हुई नहीं तो पूरा नुकसान हो गया, राइट, तो वो लोन जो है गवर्नमेंट माफ कर देती। तो ऐसे भी स्कीम्स बनाए गए थे। हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। हाउसिंग मतलब क्या होता है, लोग जो है पुअर लोग जो है उनको हाउसिंग मिले, मतलब घर मिले। ओके, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, लोगों का जो है एक दूसरे से मेल जोल जो है ज़्यादा हो। ओके, रोड्स वगैरह बनाए गए थे जो मैंने आपको बताया था। मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट्स अवेलेबल टू स्कूल्स। एजुकेशन इक्विपमेंट्स मतलब क्या होता है, बुक्स हो गया, पेंसिल्स हो गया, पेन्स हो गया, ओके, स्लेट जिसको बोला जाता है, पार्टी जिसको बोला जाता है, राइट, ये सब बैग्स वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह जो है, ये सब इक्विपमेंट जो है स्कूल्स में मिल सके। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया था। ओके, मतलब जो स्कूल्स हैं जहाँ पे मतलब गरीब के बच्चे जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे सब बुक्स एंड ये सब नेसेसिटीज़ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे जो है इक्विपमेंट दिए जाते थे गवर्नमेंट की ओर से। समझ में आ गया गाइस। तो गाइस हमारा पार्ट जो है यहीं पे कंप्लीट होता है, जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया हो और आपको पूरा समझ में आ गया हो, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है गाइस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर गाइस आप लोग को पूरा तरह से समझ में आ गया अच्छे से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।